हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस फाइनली 2025 की एक अच्छी वैकेंसी आप लोगों के सामने आ चुकी है, जिसको आप लोग टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। वैकेंसी को निकाला गया है NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहां पर IT स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट, BSc सभी के लिए एक अच्छी संख्या में वैकेंसी को ओपन किया है और ये आप लोगों की परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिटेल को समझ रहे होंगे किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसियां ओपन है, उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी, क्या आप लोगों का बॉन्ड सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, उसके बाद में सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, पोस्टिंग कहां पर होना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो ऑल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी। कोई भी अलग से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आप लोग इसको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हो। और यह बहुत जरूरी होता है कि एडवर्टाइजमेंट को आप केयरफुल तरीके से रीड करें, समझें, जिससे कि आगे की प्रिपरेशन आप स्मूथली कर सको, सही तरीके से आपको प्रॉपर गाइडलाइन हो। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहां पर जो वैकेंसी निकली है वो कैगा साइट की निकली है। जैसा कि आपको पता है NPCIL की डिफरेंट यूनिट है, वहां पर एक यूनिट हमारी कैगा साइट की है। तो कैगा साइट की यहां पर बेसिकली वैकेंसी को ओपन किया है। अब ये कैगा साइट बेसिकली कहां पर है? यहां पर उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक में बेसिकली ये अवेलेबल है, जहां पे ये वैकेंसी है। ये प्लांट है, इसकी वैकेंसी है। यहां पे ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है NPCIL, आप सभी को क्लियर होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत BARC का पिछला रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ है। आप लोगों का NFC NPCIL, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट जो है वो एक जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का कंडक्ट कराता है उसका एक पर्टिकुलर लेवल है, और वहां पर वो सबसे ज्यादा वैल्यू देता है उन कैंडिडेट को जिनका टेक्निकल काफी स्ट्रांग है, और वही कैंडिडेट यहां पर जाते हैं। बिकॉज यहां पे यदि हम IT स्टूडेंट्स की बात करें, उनके एडवांस टेस्ट से उनका कंप्लीटली सिलेक्शन होता है, और एडवांस टेस्ट में आपके टोटल क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के रहते हैं। आपका स्टेज फर्स्ट होता है, उसको क्वालिफाइंग नेचर का रखते हैं। तो वो हम लोग कंप्लीटली चीजों को देख रहे होंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या चीजें करना है, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। यहां पर यदि हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 12 मार्च 2025 है। आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं आज से अप्लाई होना। लास्ट डेट की बात करें 1 अप्रैल 2025 तक आप जो है इस फॉर्म को बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग यहां पे थोड़ा सा वैकेंसी डिटेल के बारे में देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट की क्या वैकेंसी यहां पे निकाली है। सबसे पहले साइंटिफिक असिस्टेंट B की यदि बात करें तो यहां पर टोटल 45 वैकेंसी को इन्होंने ओपन किया है। कैटेगरी फर्स्ट स्टिपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ST SA की बात करें, यहां पर टोटल जो वैकेंसी है 82 वैकेंसी, जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। कैटेगरी सेकंड की बात करें जहां पर IT स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसी 226 निकाली गई है। अभी हम लोग पोस्ट वाइज यानी डिसिप्लिन वाइज देख रहे होंगे कि फिटर की कितनी है, टर्नर की कितनी है, या मैकेनिकल की कितनी है, इलेक्ट्रिकल की कितनी है, उसको भी डिवाइड करेंगे। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR की यदि बात करें 22 पोस्ट यहां पर निकाली है। ग्रेड फर्स्ट F&A की बात करें, यहां पर इन्होंने 4 पोस्ट को निकाली है। नेक्स्ट पोस्ट 5 नंबर की असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट F&A ऑलरेडी देख चुके हैं। यहां पर C&MM की बात करें 10 पोस्ट इन्होंने निकाली है। नर्स की भी यहां पर एक पोस्ट को निकाला है, एंड यहां पर टेक्नीशियन C एक्सरे टेक्नीशियन की भी एक पोस्ट को निकाला है। तो इस प्रकार 8 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अब थोड़ा सा डिसिप्लिन वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट B। इसमें अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट निकाला है, सिविल के लिए 19 पोस्ट निकाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 पोस्ट निकाला है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 15 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 45 वैकेंसी इन्होंने निकाला है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। यहां पे आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा यहां पे यदि हम लोग देखें और क्या क्या यहां पर वैकेंसी है, तो उसके अलावा गाइस यदि हम लोग ग्रेड फर्स्ट की यहां पर बात करते हैं तो इसमें BSc रसायन तंत्र की 4 पोस्ट है, BSc भौतिक शास्त्र की 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 13 पोस्ट है, माप यंत्रण की 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की यहां पर 24 पोस्ट है, एंड यांत्रिकी मैकेनिकल की 33 पोस्ट यहां पर देखने को मिल जाती है। किसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है देख रहे होंगे, यहां पर टोटल 82 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं ITI स्टूडेंट्स की। ग्रेड सेकंड में कितनी
वैकेंसी है, यहां पर उसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। यहां पर देखो ग्रेड सेकंड में जो टोटल वैकेंसी है वो 226 वैकेंसी है। अब यदि ट्रेड वाइज देखें, ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वो 88 पोस्ट ऑपरेटर के लिए निकाला है। ऑपरेटर में क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा आगे देखेंगे। इलेक्ट्रीशियन की यहां पर 31 पोस्ट को निकाला है। फिटर की 55 पोस्ट निकाला है। बहुत समय के बाद में 55 पोस्ट फिटर की देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 17 पोस्ट है। उपकरण मैकेनिक की यहां पर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 24 पोस्ट है। मशीनिस्ट की ओनली 3 पोस्ट निकाली है। डेफिनेटली यहां पर मशीनिस्ट कैंडिडेट दुखी होने वाले हैं। और टर्नर की भी 6 पोस्ट निकाली है। तो यहां पे मशीनिस्ट टर्नर की काफी कम पोस्ट बेसिकली है। ड्राफ्टमैन सिविल की 1 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 1 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 226 पोस्ट यहां पर निकाली हुई है। उसके अलावा सहायक ग्रेड फर्स्ट की बात करें, यहां पर आप लोग देख सकते हो नर्स की भी 1 पोस्ट है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो ये तो एक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस पोस्ट की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, जहां पे आप लोग एलिजिबल हो या नहीं, वो आगे हम लोग देखते हैं कि किसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिकली इन्होंने रखा है। अब थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ध्यान से समझिएगा, जिससे कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो। उससे पहले यहां पर जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट है, वो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है, यहां पर बेसिकली उनकी पूरी की पूरी चार्ट दिया हुआ है। यहां पर आप लोगों की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी कहां पर है वो चीज भी दिखाया हुआ है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें सबसे पहली पोस्ट की, साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा बेसिकली होना चाहिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट यहां पर अप्लाई करेंगे। यहां पर 12th के बाद में इंजीनियरिंग में 2 साल का डिप्लोमा या फिर AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कम से कम 60% अंक डिप्लोमा में होना चाहिए। और आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड डिप्लोमा है उसमें अप्लाई कर पाओगे। यदि सिविल से आपका डिप्लोमा है, सिविल में अप्लाई करोगे। इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल से मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स में। यदि कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना है तो BSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। BSc प्लस 1 साल का कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा भी है, तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 10वीं प्लस ITI के बाद में लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा किया है, वो कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। 10वीं 12वीं में इंग्लिश विषय होना अनिवार्य है, वो आपका होना चाहिए। तो इतनी कंडीशन यदि आप लोग मैच करते हो तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए आप एलिजिबल हो। अब आप लोग डिसिप्लिन अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपने किससे जो है बेसिकली डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो आप लोग वहां पे डेफिनेटली एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। यहां पर बताया हुआ भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रासंगिक विषय में कम से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा यदि आपका 10वीं 12वीं के बाद 3 साल का है चलेगा, लेकिन लेटरल एंट्री के थ्रू किया हुआ है तो यहां पे इन्होंने बोला है, यहां पे बेसिकली उन्होंने क्लियर किया है कि 10वीं प्लस ITI के बाद लेटरल एंट्री लेकर डिप्लोमा में द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले जो भी छात्र हैं उनको यहां पे एलिजिबल नहीं किया है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारी वो बेसिकली है स्टिपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ST एंड SA वाली। यहां पर समझिएगा, इसमें बेसिकली क्या है, ये ग्रेड फर्स्ट वाली है। ग्रेड फर्स्ट में इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा आप लोगों के पास में हो, कम से कम 60% अंक होना चाहिए। 10वीं 12वीं में अंग्रेजी विषय आपका होना चाहिए। डिसिप्लिन देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है तो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल से मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपका है वहां पे आप कर सकते हो। केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हो, रसायन विज्ञान में, तो BSc केमिस्ट्री में 60% अंक होना चाहिए। एंड भौतिक फिजिक्स में अप्लाई करना चाहते हो तो BSc फिजिक्स में 60% अंक होना चाहिए। यहां पे भी सेम कंडीशन है, 10वीं प्लस ITI के बाद डिप्लोमा में लेटरल एंट्री वाले आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिनके पास BSc में गणित मुख्य विषय है वे भी यहां पे पात्र नहीं होंगे। ये किस कंडीशन में, यदि आप लोग यहां पे केमिस्ट्री और फिजिक्स में बेसिकली अप्लाई कर रहे हो उस कंडीशन में। जैसे केमिस्ट्री में अप्लाई करोगे तो मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स में अप्लाई करोगे तो फिजिक्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब गाइस नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, स्टिपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन STTM, जहां पे ITI कैंडिडेट एलिजिबल है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। सबसे पहले आपके 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें साइंस एंड मैथमेटिक्स विषय के साथ 50% अंक होना चाहिए। यानी कि आपके 10वीं कक्षा में 50% अंक यहां पे नहीं मांगे हैं। इन्होंने बोला है कि इंडिविजुअली साइंस और मैथमेटिक्स दोनों में 50-50% अंक होना चाहिए। चाहे आपकी जो टोटल प्रतिशत मार्क्स हैं वो चाहे 45% हो, उनको मतलब नहीं है। वो
बोल रहे हैं कि साइंस और मैथ में बस 50% से ज्यादा अंक आपके होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन तो आपकी ये है। उसके अलावा संबंधित ट्रेड में 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। जहां आईटीआई की अवधि 2 साल से कम है वहां 1 साल का अनुभव अनिवार्य है। ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट। जैसे कि फिटर ट्रेड है वो 2 साल की है, तो आपके पास में केवल आईटीआई है चलेगा। इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर जो भी 2 साल की ट्रेड है वहां पर केवल ओनली आईटीआई आपके पास में है, वो चलेगा। और जो 1 साल की ट्रेड है जैसे कि वेल्डर वगैरह होती है वहां पर बेसिकली क्या रहता है, उसके साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, यानी कि 2 साल का टेक्निकल होना चाहिए आपका। तो जो कैंडिडेट जिनकी 2 साल की आईटीआई है केवल आईटीआई होने पर वे अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जिनकी 1 साल की है उनको जो है आपका 1 साल का वो होना चाहिए। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। 2021 में 10वीं पास उम्मीदवार जो भी है उनके लिए न्यूनतम जो प्रतिशत है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण। जिन्होंने 2021 में 10वां किया है, 2021 में 10th किया है, उनका चाहे मैथ और साइंस में कितने भी प्रतिशत मार्क्स हो, उनके लिए यह क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। वो डेफिनेटली यहां पे अप्लाई कर पाएंगे, तो उनको यहां पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। साथ ही साथ जो आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र है, चाहे आपका एनसीबीटी से हो या फिर एससीबीटी से, आप एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है यह चीज क्लियर हो गई होगी। अब जैसे क्या है, अब यहां पे आईटीआई फिटर से किया है तो फिटर में अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रीशियन से किया है तो इलेक्ट्रीशियन में, मशीनिस्ट से किया है मशीनिस्ट में, टर्नर से किया है टर्नर में। तो आपके रिलेवेंट ट्रेड से जो है आईटीआई होना चाहिए, उस ट्रेड में आप अप्लाई कर पाओगे। उसके अलावा यदि टेक्नीशियन, एसटीटीएम ऑपरेटर की बात करें, इसको समझ लीजिएगा, 12वीं में 50% अंक होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 10वीं में अंग्रेजी विषय पढ़ा होना चाहिए। यदि ये कंडीशन लागू होती है तो ऑपरेटर के लिए आप एलिजिबल हो। इसमें साइंस स्ट्रीम वाले ही पात्र होंगे जिन्होंने साइंस से बेसिकली 12th किया हुआ है। आईटीआई वालों के लिए ये पद नहीं है, आईटीआई वाले यहां पे ऑपरेटर में अप्लाई नहीं कर सकते। 12th साइंस से जिन कैंडिडेट ने किया है वो यहां पे जो है बेसिकली ऑपरेटर में अप्लाई कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट एचआर की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में यदि ग्रेजुएशन है अप्लाई कर पाओगे। नर्स की बात करें तो 12वीं प्लस 3 साल का डिप्लोमा यदि है, जनरल नर्सिंग है या फिर बीएससी नर्सिंग वगैरह से किया हुआ है, 3 साल का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस प्लस ए ग्रेड नर्सिंग सर्टिफिकेट है, अप्लाई कर पाओगे। तो ये सारी चीजें यहां पर बेसिकली देख सकते हो। साथ ही साथ एक्सरे टेक्नीशियन की हम बात करें, 12th साइंस स्ट्रीम में 60% अंक मांगा हुआ है। 1 साल का एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफी में डिप्लोमा है तो भी चलेगा। तो ये सब चीज है, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, तो यहां पे आप एलिजिबल हो। तो ये तो हो गया आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। हम लोग उम्र सीमा की बात करते हैं। एज लिमिट आप लोगों की क्या है? यहां पर देखो, सबसे पहले साइंटिफिक बी की हम लोग बात करें, 18 साल न्यूनतम एज लिमिट है, 30 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। आपकी कैटेगरी फर्स्ट की बात करें, मैक्सिमम 25 ईयर रखी गई है। कैटेगरी सेकंड जहां पर आईटीआई स्टूडेंट्स एलिजिबल है, मैक्सिमम 24 ईयर रखी गई है। सहायक ग्रेड फर्स्ट की बात करें 28 ईयर रखी गई है। नर्स की बात करें 30 ईयर रखी गई है, एवं एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें 25 ईयर रखी गई है। यहां पर आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहां पर अनरिजर्व्ड वाले जो भी कैंडिडेट है वो अपना यहां पर देख सकते हैं कि इससे पहले आप पैदा नहीं हुए, डेट ऑफ बर्थ आप लोग चेक कर सकते हैं क्या आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। अब छूट किस किस को मिल जाएगा? जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट है, 3 साल का छूट अपर एज लिमिट में मिलेगा। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी कैंडिडेट है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि आप फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट हो और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हो तो वहां पे 10 साल का, और उसी के अकॉर्डिंग यदि फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट हो, नॉन क्रिमिलियर ओबीसी में आते हो तो 13 ईयर का मिलेगा। एससी एसटी कैंडिडेट कोई फिजिकल हैंडिकैप्ड भी है तो वहां पे उसको 15 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोगों का बेसिकली रिलैक्सेशन है। तो यहां पे आपको अपर एज लिमिट में छूट भी दी गई है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस की, कि भैया सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। हमको समझ में आ गया, वैकेंसी काफी अच्छी है, तैयारी करना चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस हमारा बेसिकली कैसे क्या है उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहां पे एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बेसिकली क्लियर किया है कि सभी योग्यताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से होना चाहिए, एंड उसकी आपकी जो भी मान्यता है वो आपको प्रूफ करना पड़ेगी। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में इन्होंने बोला है। साथ ही साथ बोला है कि यदि आपकी जो प्रतिशत है वो 59.99% है तो उसको 59 माना जाएगा, ना कि 60 माना जाएगा। तो आपकी जो भी मिनिमम प्रतिशत है
है उसको यहाँ पे उससे क्रॉस होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। उससे यदि 0.01 भी कम है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहां पे इन्होंने क्लियर किया है कि अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में जो कैंडिडेट है उन उम्मीदवार को यहां पे पात्र नहीं किया जाएगा। आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। अपेयरिंग कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहां पर वेतन वगैरह की बात कर लेते हैं। कैसा क्या आप लोगों को वेतन वगैरह पे मैट्रिक्स मिलने वाले हैं, ट्रेनिंग पीरियड क्या होगी, उसके बारे में भी समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पे समझिएगा, नर्स ए की बात करें आपको लेवल 7 का पे मिलेगा। वेतन मैट्रिक्स में बात करें स्टार्टिंग जो बेसिक है 44,900 के आसपास है। वेतन में 50% की दर से डीए वगैरह वो सारा कुछ आप लोगों का ऐड होने वाला है। तो इस प्रकार आप लोगों की जो सैलरी है वो लगभग 68,697 रुपीस लगभग मिलेगी। यहां पे जुलाई का डीए और लग जाएगा। तो समय समय पर जैसे ही गवर्नमेंट डियरनेस अलाउंसेस बढ़ाती है या 2016 तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, 8th पे कमीशन आता है, तो सैलरी काफी अच्छी बनने वाली है यहां पर। उसके अलावा सहायक ग्रेड फर्स्ट की यदि हम लोग यहां पे बात करते हैं, एंड यहां पे ये सारी जो भी सहायक ग्रेड फर्स्ट हैं या फिर एक्सरे टेक्नीशियन है उनको लेवल 4 की बेसिकली सैलरी मिलने वाली है। और यहां पे इनका जो बेसिक है वो 25,500 है। उसी के अकॉर्डिंग डियरनेस अलाउंसेस वगैरह मिला के 39,000 के आसपास सैलरी बनेगी। एंड यहां पर आपकी साइंटिफिक बी की बात करें तो यहां पर 35,400 आप लोगों का बेसिक रहेगा, जहां पे लगभग 54,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। ये जो है भारत सरकार के द्वारा समय समय पर जो डीए की घोषणा कर दी जाती है वो भी ऐड होगी। तो यहां पे बदलाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इतना है कि इससे कम नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि डियरनेस अलाउंस यहां पे ऐड होते जाएगा। उसके अलावा यहां पे बात आ जाती है सर ट्रेनिंग वगैरह क्या रहेगी और आईटी स्टूडेंट्स को कितनी क्या सैलरी रहेगी, उसके बारे में यहां पर थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले समझिएगा, यहां पे आपकी प्रशिक्षु लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेनिंग के लिए, ये आपकी परमानेंट वैकेंसी बेसिकली है। यहां पर आपका प्रोविजन पीरियड होता है, उस प्रोविजन पीरियड 2 साल का होगा किसी जगह पर, किसी जगह पर 1 साल का। तो अभी देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए है। उसके बाद में आपको जो है जो आपका वेतन मैट्रिक्स है उस पर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर बॉन्ड सिस्टम भी है, तो बॉन्ड को भी हम लोग समझेंगे किस किस पोस्ट के लिए क्या बॉन्ड इन्होंने रखा है। अब गाइस यहां पे थोड़ा सा बॉन्ड के सिस्टम को समझ लीजिएगा। जैसे कि कैटेगरी फर्स्ट के लिए जो बॉन्ड है वो 4.5 ईयर का है। 4 साल 6 महीने की अवधि के लिए एक बॉन्ड निष्पादित करना होगा और बॉन्ड के उल्लंघन की स्थिति में चुकाने योग्य राशि वास्तव में प्राप्त वेतन और पुस्तक भत्ते के बराबर होगी। यानी कि यदि आप 4-4.5 साल से पहले नौकरी को छोड़ते हो, उस सिचुएशन में उस दौरान आपको जितनी भी सैलरी कंपनी के द्वारा दी गई है, साथ ही साथ पुस्तक भत्ता दिया हुआ है, वो सारा चीज आपको रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को। यहां पर कैटेगरी सेकंड की बात करें तो यहां पर बेसिकली इन्होंने क्या बोला है, कैटेगरी सेकंड में यदि आप देखोगे इनके लिए जो बॉन्ड रखा है वो आप देखोगे 5 साल का बॉन्ड रखा है। यानी कि यदि आप सिलेक्ट होते हो तो 5 वर्ष की अवधि के लिए एक बॉन्ड निष्पादित करना होगा। बॉन्ड का उल्लंघन आप करते हो, ऐसी स्थिति में वास्तव में जो आपको वेतन प्राप्त किया गया है या पुस्तक भत्ता दिया गया है उसको आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन बेसिकली इन्होंने रखी है। तो यहां पे ये आप लोग देख सकते हो, ये बॉन्ड सिस्टम बेसिकली यहां पर है। अब यहां पे यदि उम्र सीमा की हम ऑलरेडी यहां पे डिस्कस कर चुके हैं कि एज लिमिट आपकी क्या है, यहां पर अगेन उन्होंने सारी चीजों को क्लियर किया हुआ है। तो ऑलरेडी हम लोग एज लिमिट को यहां पे देख चुके हैं। अब यहां पे एज लिमिट में क्या कुछ छूट है, अब बात आ जाती है सिलेक्शन प्रोसेस की। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसको समझना बेहद जरूरी है। इसको थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले साइंटिफिक असिस्टेंट बी की यदि हम लोग बात करें या फिर ग्रेड फर्स्ट की बात करें, यहां पर ऑनलाइन परीक्षा होगी, व्यक्तिगत साक्षात्कार इंटरव्यू आप लोगों का रहने वाला है। इसी प्रकार सेकंड हम लोग श्रेणी सेकंड की बात करें जहां पर आईटी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे केवल ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर के लिए क्या होगा, ऑनलाइन परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और उन्नत परीक्षा दोनों होंगी। यहां पर स्किल टेस्ट नहीं होगा ऑपरेटर के लिए। लेकिन बाकी जो भी ग्रेड सेकंड के अंतर्गत ट्रेड वाइज, चाहे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो या फिर सहायक ग्रेड फर्स्ट, इनमें से सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन परीक्षा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, एडवांस परीक्षा और कौशल परीक्षा, ये तीनों चीज बेसिकली रहने वाली हैं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं किसके लिए क्या है। अब गाइस सबसे पहले हम लोग पोस्ट वाइज देख लेते हैं, कंप्लीट
कंप्लीटली सिलेक्शन प्रोसेस को। यहां पर साइंटिफिक असिस्टेंट बी एवं श्रेणी फर्स्ट के यानी कि कैटेगरी फर्स्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको समझिएगा, जहां पे हमने देखा कि ऑनलाइन परीक्षा और आपका क्या होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है। यहां पे बोला है देखो सबसे पहला स्टेज में आपका ऑनलाइन परीक्षा होगा जिसमें 50 प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे, एमसीक्यू 90 मिनट का समय होगा और ये जो पाठ्यक्रम इसका होगा संबंधित अनुशासन से संबंधी प्रश्न होंगे, यानी कि आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे पूछे जा रहे होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को करेक्ट करने पर 2 नंबर दिए जा रहे होंगे, यानी कि जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है और यदि आप गलत उत्तर देते हो तो 0.5 आपका डिडक्ट किया जाएगा। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर बेसिकली रखी गई है। अधिकतम अंक आपके 100 हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग है 1:5 में किया जाएगा, यानी कि एक पोस्ट पर 5 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो फाइनल सिलेक्शन बेसिकली होगा आपका, उसमें क्या बोल रहे हैं ये लोग कि जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और वहां पे जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें इंटरव्यू और ऑनलाइन परीक्षा दोनों का वेटेज 50-50% होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों कैंडिडेटों को क्लियर हो गया होगा, कैटेगरी फर्स्ट वालों को एंड साइंटिफिक बी वालों को। यहां पर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा कैटेगरी सेकंड आईटीआई कैंडिडेट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। देखिए स्टेज फर्स्ट में, चरण फर्स्ट में ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसको हम लोग प्रारंभिक परीक्षा बोल सकते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली आप लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, कैंडिडेट की छटनी की जाएगी। यहां से आपकी कोई मेरिट नहीं बनने वाली है, तो इसको केवल पास आपको करना होगा। पास करने के लिए क्या है, 1 घंटे का समय मिलेगा, 50 प्रश्न होंगे। प्रश्न कैसे पूछे जा रहे होंगे, गणित के 20 प्रश्न होंगे, विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे, सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न होंगे। और ये जो प्रश्न होते हैं काफी कॉमन प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पर आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। प्रत्येक क्वेश्चन को करेक्ट करने पर 3 अंक दिए जा रहे होंगे, यदि आप गलत उत्तर देते हो तो 1 मार्क्स डिडक्ट किया जा रहा होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। टोटल 150 अंक का आपका पेपर होगा। यहां पर आपको क्वालिफाई करने के लिए जो अनारक्षित कैंडिडेट हैं 40% अंक लाना होगा और यहां पे जो कैटेगरी वाले हैं ओबीसी वगैरह वहां पे 30% अंक आपको लेके आना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको अंक लेके आना है। जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है 40%, बाकी जो भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट है उनको 30% अंक लाना होगा। अब जैसे ही आप 30% या 40% जिस भी कैटेगरी में आते हो उसके अकॉर्डिंग अंक लेके आते हो, इसका रोल हो जाता है खत्म। यानी कि इसको केवल पास करने की आवश्यकता है, यहां पे हाईएस्ट स्कोर की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा। एडवांस टेस्ट बेसिकली क्या होगा, एडवांस टेस्ट में आप थोड़ा सा समझिएगा, टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा, 50 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे होंगे और ये जो 50 प्रश्न है ना, ये आपका सिलेक्शन कराएंगे। और ये 50 प्रश्न के लिए क्या आपका सिलेबस होगा, आप जिस भी ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड से क्वेश्चन होंगे। यदि ऑपरेटर में अप्लाई कर रहे हो तो आपके 10+2 से क्वेश्चन होंगे। यदि आप ट्रेड वाइज जैसे कि फिटर में अप्लाई कर रहे हो तो फिटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन होंगे। तो यदि आपकी ट्रेड थ्योरी में अच्छी कमांड है तो डेफिनेटली यहां पे आप लोग जॉब ले सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ इससे पहले बीएआरसी की हम लोगों ने प्रिपरेशन कराई, बहुत सारे कैंडिडेट वहां पे सिलेक्ट हुए और इस बार एनपीसीआईएल का भी आपका बैच जो है स्टार्ट हो चुका है स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। वहां से स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, ध्यान दीजिएगा, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों का ही आपका कंबाइंड कोर्स अवेलेबल है। आप दोनों कोर्स ले सकते हो वहां पे, यानी कि एक ही कोर्स में आपका प्रारंभिक परीक्षा की भी प्रिपरेशन होगी और एडवांस परीक्षा की भी आपकी प्रिपरेशन होगी। आप आराम से कर सकते हो, वहां पे आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कवर हो रही होंगी। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट वाले या अदर कैंडिडेट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वहां पे सारा मटेरियल मिल जाएगा, आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी वो किससे बनने वाली है, जो 50 प्रश्न आपके ट्रेड से रिलेटेड पूछे जा रहे होंगे वहां से आपकी बेसिकली फाइनल मेरिट बनने वाली है। यहां पे उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा। कौशल परीक्षा जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी, उसमें इतना कुछ इशू आप लोगों का रहने वाला नहीं है। तो इस प्रकार ये आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस है। अब गाइस हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आप एनपीसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर पाओगे, जिसकी लास्ट डेट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 1 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। यहां पर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का प्रोसेस बेसिकली
दिखाया हुआ है। यदि हम लोग एप्लीकेशन फी की बात करें, साइंटिफिक असिस्टेंट भी कैटेगरी फर्स्ट वालों के लिए 150 रुपीज है, और जो कैटेगरी सेकंड में अप्लाई करना चाहते हैं 100 रुपीज यहाँ पे बेसिकली फी रखी है। जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं जैसे कि एसटी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन वगैरह, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पर नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट अगेन दी हुई है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर एक और चीज है फिजिकल स्टैंडर्ड, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। काफी सारे कैंडिडेट हैं जो फिजिकल स्टैंडर्ड को लेके कंफ्यूज हैं, क्या सर फिजिकल स्टैंडर्ड हमारा मैच नहीं कर रहा, हम अप्लाई करें या फिर नहीं करें। यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, इन्होंने बेसिकली बोला है यहां पर, यदि आप लोग देखोगे कि मिनिमम हाइट जो है कैटेगरी फर्स्ट के लिए 160 सेंटीमीटर, कैटेगरी सेकंड वालों के लिए भी 160, मिनिमम वेट 45.5 केजी, 45.5 केजी। यहां पर नोट में नीचे उन्होंने क्लियर किया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड में बी रिलैक्स्ड इफ द कैंडिडेट इज अदरवाइज मेडिकली फिट। यदि आप लोग मेडिकली फिट हो तो यहां पे ये जो है कोई भी मायने नहीं रखता है। बिलीव में कई सारे कैंडिडेट हैं जो इस क्राइटेरिया को मैच नहीं करते, लेकिन वो मेडिकली फिट हैं, काम कर सकते हैं, तो आराम से वो ज्वाइन करके जॉब कर रहे हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। आप टेक्नीशियन पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहां पे कोई भी फिजिकल स्टैंडर्ड का इतना रोल नहीं है, लेकिन ये मिनिमम रखते हैं कि ये जो है होगा तो कहीं ना कहीं फिट होगा, समझ रहे हो। तो यदि आप मेडिकली फिट है तो आपको कोई भी दिक्कत यहां पे होने वाली नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। फिर भी कुछ भी डाउट यदि आपको लगता है नीचे कमेंट कर सकते हो। यदि आप इसके कोर्स को मेरे साथ में जुड़ के कंप्लीटली स्टडी करना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से कोर्स को एनरोल कर सकते हो। आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, वहां पे कोर्सेस लॉन्च है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।